अच्छा, लास्ट टाइम हमने फंक्शंस को डिस्कस किया था पाइथन के अंदर, और उसके अंदर हमने कुछ चीज़ें देखी थी कि किस तरह से हम फंक्शंस क्रिएट कर लेते हैं पाइथन के अंदर, किस तरह से फंक्शंस डिफाइन करते हैं, और उसके अलावा हमने पैरामीटर्स को देखा था कि किस तरह से पैरामीटर्स हम ऐड कर लेते होते हैं, और उसके अलावा हमने रिटर्न वैल्यूज़ को देखा था कि किस तरह से हम वैल्यूज़ रिटर्न करते हैं, और अगर हम मल्टीपल वैल्यूज़ रिटर्न कर रहे हो तो उस केस में किस तरह से वो हमें रिटर्न करता है एज ए टपल क्रिएट करके। ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी, तो आज हम उन्हीं को एक्सटेंड करेंगे। सबसे पहले हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो फंक्शन क्या करेगा, उसे हम जो भी नंबर देंगे उसको मल्टीप्लाई करवा देगा 2 से। और यहाँ पे हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि एक वेरिएबल क्रिएट कर दें, उसमें हम नम को मल्टीप्लाई करवा दें 2 से, और इसको हम रिटर्न कर दें आंस को। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहें तो हम डायरेक्ट यहाँ पर बगैर कोई वेरिएबल क्रिएट किए नम मल्टीप्लाई 2 डायरेक्टली उसे हम रिटर्न कर सकते हैं। इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये एक वेरिएबल हमने क्रिएट कर लिया है। इसके अंदर हम एक और काम करते हैं, इसका हम नाम रख देते हैं मल्टीप्लाई। और ये दो पैरामीटर्स इसके होंगे, एक होगा नंबर और एक होगा, कोई भी हम नाम रख दें, लेट्स सपोज इसको हम नंबर कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं। अब क्या करेगा, ये हमसे दो चीजें लेगा, एक हमसे लेगा नंबर और दूसरा लेगा मल्टीप्लायर के किससे उसे मल्टीप्लाई करना है, और उसको मल्टीप्लाई करवा देगा मल्टीप्लायर से। ये एक फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम इसको कॉल करते हैं। इसको हम कोई भी दो नंबर दे देते हैं, 2 और 3 दे दिया है, तो उसने हमें रिटर्न कर दिया 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवा के, जो क्या है 6। अच्छा, अब हम मेथड्स स्टडी करते हैं कि जो हम आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं अपने मेथड को, अपने फंक्शन को, वो किस तरह से कितने वेज में हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो है वो यही है जो हमने लास्ट टाइम भी देखा था, कि हम जो भी नंबर्स है वो दे देंगे। अब इस केस में क्या हो रहा है, ये जिस वे में हम पास कर रहे हैं नंबर्स, इसको कहते हैं पोजिशनल आर्गूमेंट्स। मतलब ये जो वे है पास करने का, इसको कहते हैं पोजिशनल आर्गूमेंट्स। इसको ऐसा क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है ना, उसको ये फर्स्ट नंबर जाकर असाइन हो जाएगा। वो जिस तरतीब में हम उसे नंबर्स देंगे और जिस तरतीब में हमने ऊपर पैरामीटर्स असाइन किए हुए हैं, क्रिएट किए हुए हैं, उसी तरह से उसी तरतीब में वो जाके उसको असाइन होगा। पहला मेरे पास पैरामीटर नम है, तो पहली जो मैंने वैल्यू पास की है वो ऑटोमेटिकली इस नम वेरिएबल को जाकर असाइन हो जाएगी। और जो मेरे पास सेकंड पैरामीटर था, उसको मेरी सेकंड वैल्यू जाकर असाइन हो जाएगी। इस तरह से ये जो हम फंक्शनल पैरामीटर फंक्शनल हाँ ये फंक्शनल सॉरी पोजिशनल, वही मैं कहता कि क्या है पोजिशनल आर्गुमेंट्स, इसे कहते हैं कि हम पोजिशनल आर्गुमेंट्स एज ए पोजिशनल आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं इनको। तो इसके अलावा एक और मेथड भी हमारे पास होता है, उसको कहते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स। कीवर्ड आर्गुमेंट्स में क्या होगा कि हम उसे जिस नेम से हमने अपने पैरामीटर्स क्रिएट किए हैं, उसी नेम से हम उसे वैल्यूज यहाँ पास करेंगे। अब जैसे मैंने ही MUL लिखा और टैब प्रेस किया है, तो उसे खुद से समझ आ गया है कि इसका एक पैरामीटर है मल्टीप्लायर, तो मैं वो लिखना चाह रहा हूँ। मैंने जैसे ही टैब प्रेस किया है, उसने सजेशन दिया है। अब मैं इसे जो लिख रहा हूँ 6 और नम स्मॉल केस में, ये जो तरीका है आर्गुमेंट्स पास करने का, इसे कहते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स। वो जो था वो पोजिशनल आर्गुमेंट्स था। नाम से पता लग रहा है कि जो पोजीशन जिस तरह से हम उसे असाइन कर रहे हैं उसी तरह से वो जाकर असाइन हो रहा होगा। लेकिन कीवर्ड आर्गुमेंट्स में क्या होता है कि अब हम स्पेसिफिकली उसे बता रहे हैं
कि जो मल्टीप्लायर है उसे हमने वैल्यू दी है 6। अब ये मैटर नहीं करता कि मैंने इसको पहले लिख दिया है, जबकि हमारे पास ये सेकंड पे था। तो अब भी 6 जो साइन होगा वो मल्टीप्लायर को जाके साइन होगा, और जो नंबर मैंने 5 दिया है, जो कि मैंने सेकंड नंबर पर दिया है, कीवर्ड आर्गुमेंट के टाइम पे मैं इनकी तरतीब चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि अब मैं स्पेसिफिकली नाम ले लेके कह रहा हूँ कि ये तुम्हारे है, ये तुम्हारा है, इस तरह से। तो इस केस में क्या होगा कि अब हमने अगर तरतीब चेंज भी कर दिया तो फिर भी वो जिस वेरिएबल को हमने जो नाम दिया है वो उसी को वही असाइन करेगा। अगर हम यहाँ पे प्रिंट करवा के चेक कर लें, मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, पहले इसे हम पोजिशनल आर्गुमेंट्स पास करके देखते हैं और देखते हैं कि इसको क्या साइन हो रहा है। मुझे ये सेल रन करना पड़ेगा, फिर ये अब देखें 2 को उसने साइन किया है नम वाले वेरिएबल को, और 3 को उसने साइन किया है मल्टीप्लायर वाले जो पैरामीटर था उसको। अब अगर इसको मैं चेंज कर देता हूँ, 3 और 2 कर दूं, पहले मैंने 2 और 3 दिया था, इस केस में क्या होगा, नम को वो 3 देगा जिस तरतीब में मैंने लिखा है, और मल्टीप्लायर को वो 2 देगा। अब हम इस मेथड को देखते हैं। अब मैंने पहले नंबर पे लिखा है मल्टीप्लायर, उसे मैंने 6 वैल्यू दे दिया, और दूसरे नंबर पे मैंने लिखा है नम, उसको मैंने इक्वल कर दिया 5 के। तो ये मेरी एक रिवर्स ऑर्डर में मैंने इसको लिखा है जो तरतीब थी, और यहाँ पर मेरी तरतीब और है। तो अब हम इसको देखते हैं ये क्या करता है। इसे मैंने क्योंकि नाम लेके बताया था कि ये वैल्यू इसकी है और ये वैल्यू उसकी है, तो उसी तरह से उसने उनको जाके वैल्यूज दे दिए। तो ये दो तरीके होते हैं, ये जो होता है ये पोजिशनल आर्गूमेंट्स, और इसे कहते हैं कीवर्ड आर्गूमेंट्स। तो इस तरह से हम वैल्यूज पास कर सकते हैं अपने फंक्शंस को। अच्छा, इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, इस केस में ना हम यूज़र से पूछ रहे थे कि जो आप नंबर दे रहे हो, कोई भी नंबर हो सकता है, 6 हो सकता है, 7, 8, कोई भी, हम कह रहे थे कि आपने उसको किस से मल्टीप्लाई करवाना है, वो भी हम उसे खुद बता रहे हो। एक तो हम उसे नंबर दे रहे होंगे, दूसरा हम उसे बता रहे होंगे कि आपने किस से मल्टीप्लाई करवाना है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा फंक्शन थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाए। फ्लेक्सिबल किस तरह से हो जाए कि अगर मैं उसे सिर्फ नंबर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दे, और अगर मैं उसे मल्टीप्लायर की वैल्यू भी देता हूँ, दूसरा जो आर्गुमेंट है वो भी देता हूँ, तो वो फिर जो वैल्यू मैं दूंगा उसको मल्टीप्लाई करवाए। जैसे अब मैंने यहाँ पर उसे नंबर दिया 3, अगर मैं उसे मल्टीप्लायर कोई पास ना करता, यहाँ पे खाली मैं उसे 3 देता, ऐसे अगर मैं इसे रन करूंगा तो ये मुझे एरर दे देगा, क्योंकि इसे दो पोजिशनल आर्गुमेंट्स चाहिए थे और मैंने उसे एक दिया है। तो उसे नहीं आ रही समझ वो ये किस आर्गुमेंट को जो है ना वो किस पैरामीटर को असाइन करे। तो इस तरह से हम नहीं कर सकते कि हमने पैरामीटर्स दो ऊपर फंक्शन को दिए हुए हैं और नीचे जब हम आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं वो एक है। तो हमें उसी तरह से जैसे हमने पैरामीटर्स क्रिएट किए हैं वैसे ही हमें आर्गुमेंट्स पास करने पड़ेंगे। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो मेरा सेकंड सेकंड वाला पैरामीटर है ये ऑप्शनल हो जाए। ये इस तरह से हो जाए कि अगर मैं पास नहीं भी कर रहा तो ऑटोमेटिकली 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दे, लेकिन अगर मैं उसे कोई दूसरी वैल्यू देता हूँ तब वो जो वैल्यू मैं उसे दे रहा हूँ वो उससे मल्टीप्लाई करवाए। तो उसके लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पर जैसे वेरिएबल क्रिएट करते हैं वैसे ही हम यहाँ पर उसको वैल्यू असाइन कर देंगे 2 की। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब हम इसको रन करके देखते हैं, इसको हम कॉल करते हैं और इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं। अब मैं इसको पास करता हूँ 10। तो अभी हमने क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं करवाया तो उसने प्रिंट करवा के हमें दिखाया है, जबकि मैंने उसे
सेकंड पैरामीटर नहीं, सेकंड आर्गुमेंट मैंने नहीं पास किया, तो उसने उसको खुद से ही 2 ले लिया है। लेकिन अगर मैं इसे कोई वैल्यू दे देता हूँ सेकंड वेरिएबल, सेकंड पैरामीटर के लिए, लेट्स सपोज 5 दे दिया है, अब उसने जो मैंने वैल्यू दी थी उस वैल्यू ने इस वैल्यू को ओवरराइड कर लिया, मतलब जो पहले वाली थी वो खत्म हो चुकी है जो बाय डिफॉल्ट हमने दी हुई थी, और जो हम सेकंड वैल्यू खुद से दे रहे हैं कॉल करते वक्त, अब वो वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी इससे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि हम बाय डिफॉल्ट भी कोई वैल्यूज लिख सकते हैं। जैसे हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं ग्रीट का, वो फंक्शन हमसे एक तो नाम लेगा कि भाई आपका नाम क्या है, और दूसरा हमसे लेगा पैरामीटर ग्रीट कीवर्ड, तो उसको हम स्टार्ट में कर देते हैं बाय डिफॉल्ट हेलो। अब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं और इसको नाम कोई भी एक मैं वेरिएबल उसे पास करूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि मैं उसे नेम वाला पास कर रहा हूँ। तो मैंने अगर सिर्फ उसे अपना नेम दिया है तो उसने बाय डिफॉल्ट जो ग्रीट कीवर्ड था हेलो वाले को यूज कर लिया। लेकिन अगर मैं इसको एक सेकंड आर्गुमेंट पास कर देता हूँ हाय का, अब देखिए कि उसने ग्रीट कीवर्ड को भी वो वाला यूज किया जो मैंने उसे कॉल करते वक्त फंक्शन को दिया है। तो इस तरह से कई हमारे यूज केसेस होते हैं जहां पर हम क्या कर सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट वैल्यूज रख सकते हैं किसी भी फंक्शन के पैरामीटर की। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रह जाता है हमारे लिए। यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल से, वैसे इसमें कोई डिफिकल्ट चीज़ है नहीं। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ही मज़े का कंसेप्ट है, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी तक हमने जितने भी फंक्शंस क्रिएट किए हैं, इससे कुछ कहना है? जी, सेल नंबर ये आ गया। हम्म, हाँ, ये मैंने पोजिशनल आर्गुमेंट्स प्रोवाइड किए हैं। तो पोजिशनल आर्गुमेंट्स में क्या है कि मैंने नाम लेके नहीं कहा कि नेम वाले को मैंने कौन सा साइन किया है, ग्रीट वाले को कौन सा किया है। तो तरतीब में साइन करेगा, पहले नेम वाले को पहली वैल्यू जाएगी और ग्रीट वाले को दूसरी वैल्यू जाएगी। लेकिन अगर मैं इस तरह से कर देता, तो अब मैं उसे बता रहा हूँ कि कौन से वेरिएबल की कौन सी वैल्यू है। अब मैं इनकी तरतीब चेंज कर सकता हूँ। अब मैं इसको नेम को एंड में भी रख दूँ तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अब मैंने नाम ले लेके बता दिया कि ये वैल्यू इसकी है, ये वैल्यू इसकी है। दो डबल इक्वल टू दो दफा डाल दिया था। तो ये देखें, इस तरह से हम कर सकते हैं। जब हम ये अब मैंने जो पास किया है ये मेरे कीवर्ड आर्गुमेंट्स मैंने पास किए हैं। तो ये फर्क होता है सिर्फ जब हम पास कर रहे होते हैं आर्गुमेंट्स उस टाइम पे। अभी तक हमने जितने भी फंक्शंस क्रिएट किए हैं, उन फंक्शंस में क्या था कि हमें पता था कि हमें कितने पैरामीटर्स चाहिए। जैसे ये फंक्शन हमने क्रिएट किया, तो पहले हमने सोचा कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो हमें पता था कि हम एक नंबर लेंगे, एक दूसरा नंबर लेंगे और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सा हमने
मल्टीप्लाई का एक फंक्शन क्रिएट किया। लेकिन कुछ केसेस हमारे साथ ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हमारे पास ऐसी भी हो सकती हैं कि हमें पता ही ना हो कि हमें कितने पैरामीटर्स चाहिए। अब वो 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, और मुझे नहीं पता कि मुझे कितने पैरामीटर्स चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि यार मेरा जो फंक्शन है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल इस हिसाब से हो कि उसे मैं जितने भी पैरामीटर्स दूँ, उसे मैं डिफाइन करते वक्त ही बता दूं कि कोई भी नंबर के कितने, कोई भी नंबर हो सकता है पैरामीटर्स का, मतलब 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, और वो खुद से उनको हैंडल भी कर ले। तो इस तरह का हमारे पास पाइथन में एक कंसेप्ट मौजूद है जिसे कहते हैं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स। वेरिएबल मीन्स कि जो चेंज हो जाते हैं, फिक्स नहीं है। इसमें क्या होता है कि अब जैसे हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं सम का, ये इसको ऐड कर देते हैं क्योंकि सम का फंक्शन ऑलरेडी एक अवेलेबल होता है हमारे पास, तो वो कंफ्यूज ना हो जाए। इसको अभी के लिए हम 2 नंबर पास करते हैं, num1 num2, और इसको हम रिटर्न करवा देते हैं num1 प्लस num2। ठीक है, अब मैं इसको कॉल करता हूँ और इसको मैं 2 वैल्यूज दे देता हूँ, कोई भी 8 और 8 दे दिया, और उसने मुझे रिटर्न कर दिया 16। अब हमारे पास एक ऐसा सिनेरियो आप इमेजिन करें कि उस सिनेरियो में क्या होता है कि मुझे नहीं पता कि मैं कितने नंबर्स को ऐड करवाऊंगा। वो नंबर्स 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, कोई भी वेरिएबल नंबर हो सकता है। मुझे नहीं आइडिया कि मैं कितने नंबर्स ऐड करवाऊंगा, मुझे उस टाइम पे पता ही नहीं है। हो सकता है मेरे पास कहीं किसी और प्रोग्राम के पार्ट से आउटपुट आनी हो, अब वो आउटपुट 10 नंबर है, 20 है, कोई भी हो सकता है। लेकिन जब मैं फंक्शंस क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि वो आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स कितने होंगे। तो उसके लिए हमारे पास आ जाता है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स का कंसेप्ट, और उसमें हम इस तरह से उसे स्टार लिख के और आर्गुमेंट्स के लिए एक शॉर्ट हमने वेरिएबल का नाम लिख दिया। अब इसमें क्या होगा, जब मैं इसे कॉल कर रहा हूँ इस फंक्शन को, तो मैं इसे अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी पैरामीटर्स दे सकता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। हम ना इसको प्रिंट करवा लेते हैं। ये जो मैंने वेरिएबल का नेम लिखा है, आर्गुमेंट्स की शॉर्ट फॉर्म है args, तो ये एक वेरिएबल की तरह हमारे पास काम कर रहा होगा। इस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं ऐड वाले को, और मैं इसको आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी। आप देखिए मैंने क्या किया, मैंने उसे कहा कि आपको जो भी चीज़ पास की जा रही है आप वो प्रिंट करवा दो मुझे। अब मैंने यहाँ पर नोट करें कि अलग-अलग वैल्यूज पास की हैं। जैसे मैं फंक्शन कॉल करते वक्त पहले भी अलग-अलग कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज उसे दे रहा था, लेकिन उसने जितने भी मैंने आर्गुमेंट्स पास किए हैं उन सब की एक टपल क्रिएट कर लिया। वो इसको किस तरह से हैंडल कर रहा है ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि अगर मैं उसे यहाँ पे 20 भी आर्गुमेंट्स दे देता हूँ तो क्या करेगा, उन सब की टपल क्रिएट करेगा, और टपल क्रिएट करने के बाद जिसका नाम मैंने पहले ही रखा हुआ है आर्गुमेंट्स, तो वो एक टपल क्रिएट कर देगा। अब ये मेरे लॉजिक पे डिपेंड करता है कि इस टपल को मैं उस प्रोग्राम में किस तरह से यूज कर सकता हूँ। लेट्स सपोज अगर हम ऐड करने का बता रहे थे, तो इसमें हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं इसको, फॉर आई इन आर्गुमेंट्स सम प्लस इज इक्वल टू आई, और रिटर्न कर देता हूं मैं आंसर को। अब क्या होगा, इसके अंदर मैं जितने भी पैरामीटर्स पास करूंगा, 5 हो 10 हो, वो सब आ जाएंगे इस टपल के अंदर जिसका नाम मैंने रखा हुआ है आर्गुमेंट्स। लेकिन मुझे यहाँ पर ये एक स्टार ऐड करना पड़ेगा, तब उसे पता लगेगा कि मैं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स की तरफ जा रहा हूँ, वरना वो उसे एक वेरिएबल समझेगा।
लेकिन अब वो उसे पता होगा कि कोई भी नंबर की वैल्यू, कोई भी मतलब पैरामीटर्स आ सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है उनका। तो अब क्या किया मैंने, एक वेरिएबल क्रिएट किया आंसर का, उसको 0 के इक्वल कर दिया, लूप लगा दी मैंने उस लिस्ट के, उस टपल के ऊपर। जितने भी उसमें नंबर्स होंगे उतनी टाइम वो चलेगी और सम के अंदर उसको ऐड करवाता चला जाएगा। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब इसको हम दोनों सेल्स को रन करते हैं। अच्छा, मैंने नाम गलत रख दिया यहाँ पे। तो उसने क्या किया कि उन सब का मुझे सम रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पर मैं अगर दो भी नंबर दूं उसे, अब ये बहुत फ्लेक्सिबल प्रोग्राम है। दो नंबर दिए, उसने उन दो को ऐड कर दिया। थर्ड नंबर ऐड कर दिया, उसने उन तीनों को ऐड कर दिया। फोर्थ ऐड कर दिया उसने सबको। और इस तरह से हम इसको जितने नंबर देते जाएंगे ये उन सबको ऐड करता चला जाएगा। तो ये एक कंसेप्ट है हमारे पास वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स का। और वो उसे हैंडल कैसे कर रहा है, वो उसको एक टपल क्रिएट कर रहा है, वो मैंने आपको बता दिया। तो आपने जब भी अंदर कोई लॉजिक लगाना है, आपने ये सोच के लगाना है कि जितने भी मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ वो उन सब की एक टपल क्रिएट हो जाएगी। उसका नाम हमने आर्गुमेंट्स पहले बता दिया। और इसका नाम हम आई थिंक के कोई भी रख सकते हैं, लेकिन जो कन्वेंशन है वो ये है कि हम यही नाम रखते हैं। हम ट्राई करते हैं कि कोई और नाम रखते हैं, हम इसका नाम TOP रख देते हैं और चेक कर लेते हैं कि क्या ये वाकई काम कर रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि जितना मुझे याद है हम ऐसे भी कर सकते हैं। यस, तो आपने एक वेरिएबल नाम रखना है, कोई भी वेरिएबल का नाम होगा, और उससे पहले आपने ये स्टार ऐड कर देना है। इससे क्या होगा कि वो खुद समझ जाएगा कि ये वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स की तरफ जा रहे हैं। ये बताने के लिए हम कि वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, हमें ये स्टार ऐड करना पड़ेगा। और ये नेम हम कोई भी रख सकते हैं, पर कन्वेंशन यही है, आप जहां पर भी देखेंगे वो इस तरह से ही लिखते हैं, ARGS। तो कहीं पे अगर आप कोड भी देखेंगे तो यही लिखा हुआ होगा, ऐसा बहुत ही कम होगा कि कोई और नेम लिखा हुआ। तो कोशिश करेंगे यही नेम ही रख दें, ताकि अगर एक दूसरा बंदा आपका प्रोग्राम पढ़ रहा है और उसकी नजर इस स्टार पे नहीं भी जाती, तो वो जब इसको देखेगा तो वो खुद समझ जाएगा कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है। ये जो अब हमने मेथड देखा था, ये था हमारे पास उस केस में जब हम मल्टीपल उसको पास कर रहे होंगे पोजिशनल आर्गूमेंट्स। पोजिशनल आर्गूमेंट्स मैंने आपको बताया था, पोजिशनल आर्गूमेंट्स में हम क्या कर रहे होते हैं, हम डायरेक्ट वैल्यूज पास कर रहे होते हैं, किसी वेरिएबल का नाम लेके कोई वैल्यू इक्वल करके उसे पास नहीं कर रहे होते। अब ये जो मैंने जितने भी पास किए हैं, ये मैंने किस मेथड से किए हैं, मैंने एज ए पोजिशनल आर्गूमेंट्स पास किए हैं। अब अगर मैं इस केस में क्या चाह रहा हूँ कि मैं उसे कहता हूँ A=2, इस तरह से मैं उसे पास करना चाह रहा हूँ, B=3, C=7, D=9 और E=7। अब हम देखते हैं कि क्या ये इस केस को भी हैंडल कर रहे हैं। तो वो इसको हैंडल नहीं कर पा रहा। किस केस में, जब हमारे पास हमने एक स्टैरिक यहाँ पर लगाया हुआ, एक स्टार हमने ऐड किया हुआ। तो अगर हमने सिर्फ पोजिशनल आर्गुमेंट्स पास करने हैं इस तरह से, तब हम ये वाला अप्रोच यूज करेंगे जो अभी हमने देखी है। लेकिन अगर हमने ये अप्रोच यूज नहीं करनी, हमने जनाब कीवर्ड आर्गुमेंट्स पास करने हैं। और प्रॉब्लम हमारी सेम है कि हमें नहीं पता कि वो कोई भी नंबर हो सकता है उन आर्गुमेंट्स का। तो उसका हमारे पास तरीका होता है कि हम डबल स्टैरिक यूज करेंगे, डबल स्टार यूज करेंगे। और KWARGS, इसका मतलब कि ये कीवर्ड आर्गुमेंट्स की शॉर्ट फॉर्म है। अब हम देखते हैं कि ये इस केस को कैसे हैंडल कर रहा है। यहाँ पर तो हमारे पास एक ही डेटा था और उसने उन सबको टपल का एक एक, एक एलिमेंट ऐड करवा दिया था और इस तरह से हैंडल कर लिया था। अब हमारे पास दो चीजें होंगी, एक ही वैल्यू की, एक उसकी उसके वेरिएबल का नाम होगा, दूसरा उसका इटसेल्फ वैल्यू होगी। तो इसको हम प्रिंट करवाते हैं। और इसको हम कॉल कर लेते हैं। इसको मैं पास कर देता हूँ A=10, B=98, C=96 कर लेते हैं। हमने ऐड टू को कॉल करना है।
तो आप देखें उसने क्या प्रिंट करवाया, ये सब, ये आउटपुट देख के आपको क्या लग रहा है कि ये क्या चीज है? कोई बता सकता है? एग्जैक्टली exactly. ये उसने एक डिक्शनरी क्रिएट कर दी है। तो अब हम जो भी इसके अंदर अपना लॉजिक लगाएंगे वो ये हम अपने माइंड में रख के लगाएंगे कि ये अब एक डिक्शनरी है। तो इस केस में हम क्या कर लेंगे, हम हम पहले तो एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, उसको हम कह देते हैं कि इसके अंदर 0 है। वेरिएबल क्रिएट करने के बाद हम क्या कर लेंगे कि फॉर लूप लगा देंगे, फॉर आई इन, अब मैं क्या करूँगा, उस डिक्शनरी का नेम डॉट वैल्यूज, ये जो नंबर्स मैं दे रहा हूँ वो डॉट वैल्यूज के थ्रू मैं गेट कर सकता हूँ। ये हम डिक्शनरी के वक्त देख चुके हैं। मैंने कीज नहीं एक्सेस करनी, मैंने वो वैल्यूज एक्सेस करनी है। तो मैंने इनके ऊपर लूप लगा दी। अब क्या होगा, इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी डिक्शनरी के अंदर वो एज ट्रिपल आ जाएंगी और वो उसके ऊपर लूप लगा देगा। और आगे हमने सेम वही जो काम लिखा था पहले, प्लस इज इक्वल टू आई। तो लेट्स सी, प्रिंट भी करवाना है या हमने रिटर्न करवाना है? रिटर्न मैंने नहीं करवाया। तो उसने इन सब को ऐड करके मुझे दे दिया है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि अब मैंने यहाँ पर डबल स्टार्स ऐड किए थे और इस केस में फिर मैं लाजिम है मेरे पे कि मैं उसको कीवर्ड आर्गुमेंट्स दूँ। अब अगर मैं उसे पोजिशनल आर्गुमेंट्स पास कर दूँ तो हम देखते हैं कि क्या वो रन होता है और वो नहीं हो रहा, क्योंकि इस केस में अब उसे दो दो वैल्यूज चाहिए, क्योंकि वो डिक्शनरी के अंदर एक को एज ए की रखेगा जो हम वेरिएबल का नाम देंगे, और जो उसकी वैल्यू होगी उसे एज ए वैल्यू रखेगा उस एलिमेंट की। तो ये दो कंसेप्ट होते हैं, although बहुत कम यूज होते हैं लेकिन किसी ना किसी जगह पर मोस्टली यूज हो जाते हैं। तो ये है कि सिर्फ आपको इंट्रो इसका लाजमी होना चाहिए, मजीद ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कीवर्ड आर्गुमेंट्स, ये जो हमने लिखा हुआ है ये डिक्शनरी है, इसका कोई भी हम नाम रख सकते हैं, कन्वेंशन यही है। अब मुझे नहीं पता कि मुआज आप क्या पूछना चाह रहे हैं, मुझे ठीक से समझ नहीं आई आपके क्वेश्चन की। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी का कोई भी कंफ्यूजन है आपके माइंड में, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट फिर मूव करते हैं। ओके अच्छा, अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज स्टडी करने लगे हैं पाइथन की, जो कि थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी हो सकती है आपके लिए। मैंने आई थिंक ये पहले डिस्कस नहीं की कभी भी, तो इसको हम देख लेते हैं। पाइथन बड़े अजीब अजीब चीजें देता है जो हम दूसरी लैंग्वेज में सोच भी नहीं सकते। अब लैम्डा फंक्शन क्या है? लैम्डा फंक्शन एक फंक्शन है, नाम से ही पता लग रहा है, लेकिन ये एक छोटा सा फंक्शन होगा और इसका कोई नेम नहीं होगा इस फंक्शन को। तो इंटरव्यू क्वेश्चंस में आ जाता है या कहीं पे भी आपसे पूछ सकते हैं कि ये, इसके कहते हैं कि ये एनोनिमस फंक्शन है, इसका कोई नेम नहीं होगा और ये एक छोटा सा फंक्शन होगा। ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि हम लैम्डा फंक्शन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमने ऊपर एक मेथड क्रिएट किया था मल्टीप्लाई वाला, मैं फिर मेथड बोल गया हूँ। मेथड हम तब बोलते हैं जब हम क्लासेस में बना रहे होते हैं,
क्लासेस से आउट बाहर हो तो हम उसे फंक्शन कह रहे होते हैं, और ये फंक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं अब तक। तो ठीक है, ये फंक्शन हमने क्रिएट किया था, और इसको हम अगेन थोड़ा सा अच्छी फॉर्म में ले आते हैं। मल्टीप्लाई का फंक्शन है, इसको हम कोई भी दो नंबर्स देंगे और ये हमें उन्हें मल्टीप्लाई करवा के दे देगा। ओके, ठीक है, उसने 7 और 8 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप नोट करें कि ये फंक्शन बहुत छोटा सा फंक्शन है, और उसके अंदर एक ही स्टेटमेंट है, या एक्सप्रेशन अगर हम कह लें। अब एक्सप्रेशन क्या होती है, आई होप कि उससे सब वाकिफ होंगे। सिंपल अगर अल्फाज में बात करें तो कोई भी एक जो लाइन होती है जो इवेल्युएट होकर हमें कुछ ना कुछ आंसर दे रही होती है, उसे हम कहते हैं कि ये एक्सप्रेशन है। तो इसका आम अल्फाज में यही है कि एक्सप्रेशन मीन वन लाइन। तो हमारा जो भी मेथड है, सॉरी हमारा जो भी फंक्शन है, अगर उसके अंदर सिर्फ वो फंक्शन ही इतना छोटा है कि वो क्या हो रहा है, नम वन को नम टू से मल्टीप्लाई करवा रहा है। ऐसे अगर यहाँ पर ऐड का होता, वो क्या कर रहा होता, नम वन को नम टू से ऐड कर रहा होता, डिवाइड का होता डिवाइड कर रहा होता। अब ये फंक्शंस बहुत छोटे से फंक्शंस हैं। इस तरह के फंक्शंस के लिए जहाँ पर हमारा जो फंक्शन की बॉडी है वो एक लाइन से इंक्रीज ही नहीं हो रहा, उस केस में पाइथन ने हमें एक और चीज दी हुई है जिसे कहते हैं लैम्डा फंक्शन। कि यार अगर आपका फंक्शन बहुत छोटा है तो आप क्या कर सकते हो, आप बजाय इसके कि आप उसकी पूरी एक डेफिनेशन लिखें और इस तरह से उसको रिटर्न करवाएं, ये इतना इतना कुछ आप इसके अंदर करें, आप लैम्डा फंक्शन क्रिएट कर लें। अब हम देखते हैं कि हम लैम्डा फंक्शन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। मैं एक लैम्डा फंक्शन क्रिएट करता हूँ। वो लैम्डा फंक्शन क्या करेगा, मेरे से एक नंबर लेगा। इनका नाम कोई नहीं होता, ये आपने अपने माइंड में रखना है, ये एनोनिमस फंक्शंस हैं। तो मैं एक लैम्डा फंक्शन क्रिएट करता हूँ, उसके लिए हमारे पास कीवर्ड है लैम्डा, कीवर्ड लिख दिया। अब मैंने उसे बताना है कि जैसे हम यहाँ पर फंक्शन में क्या करते थे, पैरामीटर्स बताते थे। तो अब मैंने उसे पैरामीटर बताना है कि आपको कोई पैरामीटर भी आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पर इसे पैरामीटर बताने का ये सिंटैक्स है कि लैम्डा के बाद स्पेस दे के जितने पैरामीटर्स देने हैं, अभी हम एक वाला कर रहे हैं, तो मैंने उसे कहा कि आपको एक पैरामीटर आएगा जिसका नेम होगा एक्स। तो ये हमने कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये हम फंक्शन बना क्यों रहे हैं, हम ये इसे जो भी नंबर देंगे वो उसका स्केयर लेके हमें रिटर्न कर देगा। तो स्केयर लेने के लिए हमारे पास कौन सा ऑपरेटर है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट ऑपरेटर है हमारे पास। एक्सपोनेंट हमने लेनी है तो हम डबल स्टार्स ऐड करके ले सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी देखा होगा। तो एक्स रेज टू पावर 2, अब जो भी नंबर आएगा वो उसका स्केयर ले लेगा, और ये हमारा लैम्डा फंक्शन बन चुका है। अब सवाल ये आता है कि एक फंक्शन हम इसलिए बनाते हैं कि हम उसे बार बार यूज कर रहे होते हैं, लेकिन इस केस में तो हम उसे यूज ही कैसे करेंगे जब उसका कोई नाम ही नहीं है। क्योंकि एक फंक्शन का अगर तो कोई नाम होगा या उसका कोई वेरिएबल किसी चीज में, तो उसे हमें कोई तो नहीं, हमें उसे नेम देना पड़ेगा। तो ये जो एनोनिमस फंक्शंस हैं जिन्हें हम लैम्डा फंक्शन कह रहे हैं, इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने एक वेरिएबल खुद से क्रिएट करना है। जैसे इसका मैं नाम रख देता हूँ, इसे मैं इक्वल कर देता हूँ स्क्वायर के। अब ये जो मैंने नाम रखा है, ये मैंने इस फंक्शन का नाम नहीं रखना, आपने कंफ्यूज नहीं होना। मैंने ये फंक्शन की जो इस फंक्शन को मैंने एक ऐसी जगह पर स्टोर करवा दिया है जिसको मैंने उस मेमोरी को एक नाम दे दिया है जिसका नाम है स्क्वायर का। जैसे हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, मेमोरी में एक जगह एलोकेट हो जाती है, और उसको फिर हम एक पॉइंटर या उसे हम रेफरेंस वेरिएबल कह रहे हैं, वो उसको साइन हो जाता है जो उसको पॉइंट कर रहा होता है। तो जब भी मैं कहूँगा कि मैं उस लाइन को एक्सेस करूँ, उसका जो मैंने नेम रखा था उस नेम के थ्रू मैं उसे एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये उसका नेम नहीं रखा हमने, ये हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसके अंदर हमने इस फंक्शन को स्टोर करवा दिया। अब हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सिंटैक्स आई होप कि क्लियर होगा, लैम्डा लिखना है,
जो पैरामीटर्स हैं वो लिखने हैं, कोलन लिखना है, और कोलन के बाद कोई एक लाइन, क्योंकि हमारा कोड वन लाइनर होगा। अगर हम यहाँ पे भी क्रिएट करते हैं स्क्वायर का, तो वो क्या करेगा, एक नंबर होगा और रिटर्न कर देगा num1 रेज़ टू द पावर 2। तो क्योंकि ये हमारा एक लाइन वाला फंक्शन था, तो इसको हम लैम्डा में कन्वर्ट कर सकते हैं और देखेंगे बहुत ही क्लीन लुक आ रहा है इस फंक्शन का। और अगर इसको हम देखें, अब क्या होगा, फंक्शन क्रिएट हो गया लैम्डा फंक्शन। अब मैं जो उसका नाम जिस वेरिएबल के अंदर मैंने उसे स्टोर कराया था, वहां पर मैं उसे कॉल करूंगा इस तरह से। अगेन कॉल हम वैसे ही कर रहे हैं जैसे हम अपने सिंपल फंक्शंस को कर रहे थे, नॉर्मल फंक्शंस को कर रहे थे, लेकिन अब हमने एक वेरिएबल के अंदर उसे स्टोर करवाया और उस वेरिएबल नेम को यूज करके हमने उसे एक वैल्यू पास किया है, तो उसने उसका जो भी हमने उसे काम करने का कहा था उसने करके दे दिया। अब अगर मैं स्क्वायर चेक करना चाह रहा हूँ 8 का, तो उसने 8 का रिटर्न कर दिया। तो हम उसको मल्टीपल जगहों पर, जैसे हम अपने पहले वाले जो फंक्शंस थे उनको कहीं पे भी यूज कर सकते थे, कोई भी वैल्यूज दे के कर सकते थे, तो यहाँ पर भी हम कोई भी वैल्यूज दे के उनको यूज कर सकते हैं। बस ये चीज माइंड में रखनी है कि यहाँ पर जो भी काम करवाना है वो एक ही लाइन में हम उसे बता सकते हो, मल्टीपल लाइंस वाला चक्कर नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लूप्स लगाई हुई हैं, अब अगर मैंने लूप्स लगानी है तो अब वो एक लाइन में तो मैं नहीं लगा सकता ना लूप, तो उस केस में हम लैम्डा फंक्शन यूज नहीं कर सकते। उस केस में हमें अपने नॉर्मल फंक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा। और इसके अलावा हम इन लैम्डा फंक्शंस को मल्टीपल पैरामीटर्स भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज अब हम ऐड करवाने वाला बना लेते हैं एक लैम्डा फंक्शन, तो ये बहुत इजीली बंदा क्रिएट कर लेता है। एक्स और वाई यूज किया तो वही मुझे यूज करना पड़ेगा, और ये हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया है एक ही लाइन के अंदर और बहुत ही छोटा सा कोड लिखने से। अब मैं इसको यूज करूंगा तो वो वैसे ही काम कर रहा है। यहाँ पर मैं कोई भी नंबर ऑफ पैरामीटर्स दे सकता हूँ, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा कि कितने होंगे। जैसे मैंने एक्स वाई जी कर दिया, ए कर देता हूँ, बी कर देता हूँ, मतलब कोई भी नंबर उनका हो सकता है, और यहाँ पर मैं उनको ऐड करवाता जाऊंगा। लेकिन ये जो हमारे पास वेरिएबल लेंथ वाला कंसेप्ट था, आर्गुमेंट्स और कीवर्ड आर्गुमेंट्स, और ये हम टपल क्रिएट कर रहे थे, डिक्शनरी क्रिएट कर रहे थे, वो केस नहीं होगा। नंबर कोई भी हो सकता है लैम्डा फंक्शन के पैरामीटर्स का, पर वो हमें फिक्स्ड पता होना चाहिए, जो हम ऑलरेडी उनको डिक्लेयर कर देंगे और बता देंगे कि ये वेरिएबल्स, ये आपको पैरामीटर्स आ रहे होंगे, आर्गुमेंट्स आ रहे होंगे। तो ये थे लैम्डा फंक्शंस। ज़्यादा इनकी डिटेल में नहीं जाना, ना इनकी कोई ज़्यादा डिटेल है। अक्सर जगहों पर क्या होता है कि आपको इस तरह से कोड लिखा हुआ आएगा, तो आपको उसे देख के ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ भी नहीं है। लैम्डा लिखना है, दो पैरामीटर्स या जितने भी पैरामीटर्स देने हैं वो लिखना है, कॉलन लिखना है, और एक ही लाइन में बता देना है कि इन पैरामीटर्स का करना क्या है। जो करना है वही लिख दें और वो उसको कर देगा। दैट्स इट। तो इससे रिलेटेड अगर किसी के माइंड में कोई डाउट है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं इससे रिलेटेड। ओके, तो फंक्शंस के मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर किए थे, 8-10 क्वेश्चंस थे, और मैंने काफ़ी सोच समझ के वो सिलेक्ट करके शेयर किए थे। अगर आप लोग वो सोल्व कर लेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपकी आई होप के क्लियर हो जाएंगी। जब तक खुद से आप प्रॉब्लम सोल्व नहीं करेंगे तो जितना भी मैं समझाता रहूँ पढ़ाता रहूँ वो फ़ायदा नहीं है उसका कोई। तो वो आप लोग लाजमी
अटेम्प्ट कीजिएगा। और ये जो हमने कुछ चीज़ें आज डिस्कस की हैं, इनसे रिलेटेड मैं कोई 5-6 क्वेश्चन शेयर कर दूंगा कल इंशाल्लाह। अभी हम एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ, तो अभी हम वो देख लेते हैं। अच्छा, आप लोगों में से किसी को ये पता है कि पैलिंड्रोम क्या होता है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कोई बता सकता है कि पैलिंड्रोम क्या होता है? कोई, अगर मैं कहता हूँ स्ट्रिंग है या कोई मेरे पास एक नंबर है, तो वो क्या सिचुएशन होगी कि हम उसे कहेंगे कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं है? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है जो आज हम सॉल्व करने लगे हैं। हम्म। ठीक है, चैट में भी किसी ने बताया, मरियम ने बताया कि जिसे हम रीड कर रहे हो ना, वो स्टार्ट और एंड, अगर स्टार्ट से एंड करें और एंड से करें तो सेम होता है। अभी मैं यहाँ पर कुछ ऐड करता हूँ। इसके अंदर हम कुछ कॉलम्स और ऐड कर देते हैं। मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखने लगा हूँ और वो वर्ड है रेडार। अब अगर मैं इसे स्टार्ट से देखूं तो फर्स्ट मेरे पास अल्फ़ाबेट क्या है? आर है। और अगर मैं इसे इसका लास्ट अल्फ़ाबेट देखूं तो फर्स्ट और लास्ट अल्फ़ाबेट सेम है। और अगर मैं इसे उल्टा स्टडी करता हूँ तो ये देखें, आर ए डी ए आर। और अगर मैं उसे स्टार्ट से करता हूँ, आर ए डी ए आर, तो जैसे अभी कुछ लोगों ने बताया था कि जिस साइड से भी हम उसे स्टार्ट करें, राइट से करें या लेफ्ट से करें, वो सेम ही हमारे पास वर्ड होगा। और अगर नंबर है तो उस केस में वो नंबर होगा। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है, प्रोग्रामिंग में अक्सर क्वेश्चंस आते हैं कि आप एक प्रोग्राम क्रिएट करें जिसमें आप चेक करेंगे कि एक गिवन लिस्ट, सॉरी लिस्ट कह रहा हूँ, एक गिवन स्ट्रिंग, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्रिएट की हुई है, वो कहेंगे कि ये स्ट्रिंग आपकी पैलिंड्रोम है या नहीं, आपने ये चेक करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अभी ना हम कोशिश करते हैं यहाँ पर इनका इंडेक्स लिखने की। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि मैं उनके इंडेक्सेस भी
साथ लिख लूँ। अब अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है रेडार, तो हमें पता है कि उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है जो कि आर है वो 0th इंडेक्स पे है, और जो उसका सेकंड कैरेक्टर है जो कि ए है वो फर्स्ट इंडेक्स पे है, और इस तरह से ये सारे इंडेक्सिंग हमारे पास 0 से स्टार्ट होती है। प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, हमने चेक करके बताना है कि ये जो गिवन स्ट्रिंग है ये पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो आप लोगों के माइंड में, किसी के माइंड में भी अगर कोई इसको सॉल्व करने की अप्रोच हो तो आप लोग शेयर करें, अगर है किसी के पास। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। इस केस में ना, जैसे मैंने आपको पहले कंपेयर करके बताया। जी 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 बोलें। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आएगा कि हमने एक ही टाइम पे। जी 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 बोलें। हम्म। अच्छा, मैं ठीक है, मैं बताता हूँ मुझे क्या समझ आई है। आपने कहा कि हम इसे रिवर्स कर लें एक और वेरिएबल में स्टोर करके, ऐसे ना? क्योंकि आपकी आवाज़ थोड़ी सी स्लो स्लो आ रही थी, तो मुझे जो समझ आई, आपने कहा कि हम इसको रिवर्स कर लें, एक और वेरिएबल में स्टोर करवा दें रिवर्स करके, और देन चेक कर लें कि ये दोनों जो हमने रिवर्स किया है और जो ओरिजिनल था सेम है या नहीं है, ऐसे? ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक अप्रोच हो सकती है, और ये वर्क भी करेगी। लेकिन जो अप्रोच हम आज देखने जा रहे हैं ना, वो थोड़ी सी इससे डिफरेंट है, और ये प्रॉब्लम करवाने का मकसद भी आपको उस अप्रोच से इंट्रोड्यूस करवाना था। अब हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन हम इसे किसी और तरह से करेंगे। हम इसे सोल्व इस तरह से करेंगे कि हमारे पास कोई ऐसा तरीका हो। आप ऐसे इमेजिन करें कि यहाँ पर मैं ठहरा हूँ लास्ट में, और यहाँ पर मैं, मेरा दोस्त ठहरा है स्टार्ट में, मेरा दोस्त ठहरा है यहाँ पर, मैं ठहरा हूँ एंड में। अब मैं अपने दोस्त से पूछूंगा कि आप जिस पोजीशन पर हो वहां पर क्या रखा हुआ है, वो कहेगा कि आर है। तो मैं अपने पास चेक करूंगा कि जिस पोजीशन में मैं ठहरा हुआ हूँ वहां पर क्या है। तो अगर तो वो सेम है जो मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया, तो इसका मतलब सेम है, दोनों, हम दोनों के पास सेम वैल्यू है। तो मैं उसे कहूँगा ठीक है, इस केस में यहाँ तक जो हमने चेक किया है ये हमारे पास पैलिंड्रोम है अभी तक। फिर क्या करूँगा, मैं एक स्टेप पीछे आऊँगा इस वाले ब्लॉक में, और जो मेरा फ्रेंड है वो एक नंबर आगे आ जाएगा। अब मैं उससे पूछूंगा भाई आपके पास क्या है, वो मुझे कहेगा कि मेरे पास ए है। उसको मैं देखूंगा कि अब मेरे पास क्या है, मेरे पास भी है। मैं उसको कहूँगा ठीक है, ये हमारी ठीक जा रही है अभी तक सिचुएशन और कंडीशन के, हम दोनों के पास सेम सेम आ रहे हैं। और अगर सेम सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब वो वाकई पैलिंड्रोम है, क्योंकि मैंने स्टार्ट लिया था एंड से और मैं पीछे की तरफ आ रहा हूँ, और मेरे दोस्त ने स्टार्ट लिया था जीरो से और वो आगे की तरफ आ रहा है। वो स्टेप हम सेम ले रहे हैं, जैसे मैं लास्ट पे था, फोर्थ इंडेक्स पे था, वहां से मैं 3 पे आया हूँ, और मेरा फ्रेंड 0 से 1 पे है, तो एक एक स्टेप ले रहे हैं, ऑल्दो वो हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब क्या होगा, अब ये मेरा फ्रेंड भी आगे आ जाएगा,
2 पे एक स्टेप लेगा। मैं 3 पे था, मैं भी 3 से एक स्टेप लेके आ जाऊंगा 2 पे। अब मैं देखूंगा कि अब हम दोनों आ चुके हैं सेम जगह पे। तो इस प्रोग्राम को क्विट करने की कंडीशन क्या होगी, या जब हम ये कहेंगे हमें जब रिटर्न करना होगा कि ये वाकई में एक पैलिंड्रोम है, क्योंकि हमने चेक कर लिया अब तक। डी को चेक किससे करें, किसी से भी हम डी को चेक नहीं कर सकते, डी को तो किसी से कंपेयर ही नहीं कर सकते ना। और डी अगर मिड में है और अगर हमारे पास जो करेक्टर्स थे वो ओड है, इवन नहीं है। अगर इवन नंबर होते ना, इवन कैरेक्टर्स होते, तो मैं 6th को कंपेयर करता 1st से, 2nd को करता 5th से, और 3rd को करता 4th से। लेकिन अभी मैं 0 को 4 से कंपेयर करूंगा, 3rd को 1st से करूंगा, और डी को मैं किसी से कंपेयर नहीं करूंगा, मैं छोड़ दूंगा कोई भी हो। यहाँ पर डी हो, ई हो, एफ हो, वो मैटर नहीं करता। अगर मैं यहाँ पर आपको ये हटा के टी लिख के दिखाता हूँ, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ क्या आता है, RATAR। एंड से स्टार्ट करूँ क्या आता है, RATAR। तो अगर मेरे पास जो मेरी स्ट्रिंग है वो उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो ओड नंबर्स में, तो जो मिड वाला जो कैरेक्टर होगा वो मैटर नहीं कर रहा होगा। लेकिन अगर मेरे पास इवन नंबर्स होते, यहाँ पर एक और कैरेक्टर होता, तब हम हर कैरेक्टर को दूसरे से कंपेयर कर रहे होते। अभी के लिए आप इस वाली सिचुएशन पे स्टिक रहे। हम कंडीशन लगाएंगे कि जब भी मैं और मेरे दोस्त एक ही जगह पर पहुंच जाते हैं, तो इसका मतलब हमने हर चीज चेक कर ली है और वो चीज, वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। इतनी सी कहानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो मेरा फ्रेंड है और जो मैं हूं, हम इनको नाम देते हैं कोई भी। इसको हम नाम दे देते हैं आई का, और हम एक और टेक्स्ट बॉक्स ऐड करते हैं, इसको मैं नाम देता हूं जे का। तो अब जो मेरा नाम है, अब मैं ये नहीं कहूँगा ये मैं हूँ, मैं कहूँगा कि ये जे है, और जो स्टार्ट वाला है ये आई है। तो इस प्रोग्राम को जो हम सॉल्व करेंगे वो हम करेंगे वाइल लूप के थ्रू। अब मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ और स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने ये पोजीशंस सेट करनी है आई की और जे की। तो हमें पता है कि आई हमारा कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स है ऑब्वियसली। तो आई को हम इक्वल कर देंगे 0 के। अब हम आ जाते हैं नीचे। अब जो मेरा, जहां पर मैं ठहरा था, मैंने जाना है उस स्ट्रिंग के लास्ट इंडेक्स के ऊपर, जो लास्ट कैरेक्टर है उसका जो इंडेक्स है उस पर जाना है, जो इस केस में है हमारे पास 4। तो अब अगर मेरे पास ये स्ट्रिंग होती 7 कैरेक्टर्स की, तो मैंने जाना था 6th इंडेक्स पे, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हो रहता है तो 6 तक जाता। 5 कैरेक्टर्स हैं तो लास्ट इंडेक्स 4 वाला होगा, 7 कैरेक्टर्स होंगे तो लास्ट इंडेक्स 6 होगा। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास इसका एक सिंपल सा वे है। मैं कहूँगा j इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ जो भी ये स्ट्रिंग है। अब हम इस स्ट्रिंग का एक नाम रख देते हैं कि इस स्ट्रिंग का क्या नाम है, टेक्स्ट कर देते हैं। अब ये स्ट्रिंग थी, इसका नाम था टेक्स्ट। अब मैं उसे कहूँगा कि जो मेरा j है इसको आप लिख दो लेंथ ऑफ टेक्स्ट। अब लेंथ क्या है टेक्स्ट की, इस स्ट्रिंग की, इसकी लेंथ है 5 और मैंने जाना है 4 तक। और ऐसे ही अगर कोई भी लेंथ होगी उसकी 8 है तो उसका लास्ट इंडेक्स 7 वाला होगा। तो इसको हम कर देंगे लेंथ ऑफ टेक्स्ट -1। तो इससे क्या होगा, कोई भी लेंथ हो उस स्ट्रिंग की, लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग -1। तो इससे क्या होगा कि मैं ऑटोमेटिकली लास्ट इंडेक्स पे चला जाऊंगा। फर्स्ट स्टेप मेरे पास था कि मैं अपनी और अपने फ्रेंड की, जो कि हम उसे कह रहे हैं आई और जे है,
उनकी पोजीशन सेट कर दूँ। वो पोजीशंस मैंने सेट कर दी हैं अब तक। i इज इक्वल टू 0 और जो मेरी पोजीशन थी वो मैंने कह दिया है कि लास्ट वाला जो भी करेक्टर होगा वहां तक चला जाऊंगा। अब आता है मेन पार्ट। इसको हम फॉर लूप के थ्रू तो कर नहीं सकते। फॉर लूप में क्या होता है कि हम एक ही वेरिएबल को ट्रैक कर पा रहे होते हैं, और इसमें क्या करना है, हमने दो वेरिएबल्स हैं और इन दोनों को अपडेट भी करना है, कंपेयर भी करना है, सारा कुछ करना है। लेकिन इस तरह से हम नहीं कर सकते कि हम फॉर आई जे कुछ इस तरह से कंडीशन लगाएं। तो इसके लिए हमें यूज करनी पड़ेगी वाइल लूप। तो मैं एक वाइल लूप लिखूंगा, इसमें कहूंगा वाइल। अब ये कंडीशन मैटर करती है कि मुझे यहाँ पे कंडीशन क्या देनी चाहिए। ऑल्दो मैंने कोशिश की थी कि आपको यहाँ से आइडिया हो जाए कि क्या कंडीशन होगी जब मैं यहाँ पर आया था और मेरा फ्रेंड जो था वो भी यहाँ पे आ गया था, हम सेम जगह पर आ गए थे। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि मुझे ये लूप कब रोकनी है? ये जब भी लूप रुकेगी इसका मतलब कि हमने इस कंप्लीट स्ट्रिंग को चेक कर लिया है और ये पहले इंडोम है, क्योंकि ये लूप तब रुकनी चाहिए जब हम दोनों सेम पोजीशन पे आ जाएंगे, जो इस केस में 2 होगी। कोई मुझे बता सकता है कि मुझे यहाँ पे क्या कंडीशन लगानी चाहिए? कुछ भी आ रहा हो आपके माइंड में। ठीक है, ये सबसे पहला जो मैंने बताया ना इस मुझे ये सोल्व करते वक्त मेरे माइंड में भी यही आया था। इसे मैंने कोई साल 1.5 साल पहले सोल्व किया था। अब प्रॉब्लम क्या है, आई मेरे पास है 0 इस केस में, और जो मेरे पास जे है इसकी वैल्यू है 4। तो जब वो यहाँ आएगा उसे इस लूप में एंटर होने के लिए अगर मैं लिख देता हूँ while i is equals to j, अब उसे इस लूप में एंटर होने के लिए ये कंडीशन पूरी चाहिए। तो इस केस में हमारा i तो j के इक्वल ही नहीं है, वो तो कभी लूप में ही नहीं जाएगा। अगर तो i और j सेम होंगे, इक्वल होंगे, उस केस में ही वो लूप में आएगा। और मैंने ये लूप तब एंड करनी है जब i और j सेम कंडीशन, सेम जो है ना नंबर्स पे चले जाएंगे, सेम इंडेक्स पे चले जाएंगे। अब आप लोग फिर सोचें, कुछ आपके माइंड में आता है। इस केस में तो हम लूप में एंटर ही नहीं होंगे कभी। ओके, आप कहते हैं कि हम नॉट इक्वल टू लगा दें, while i is not equal to j। ठीक है, इसको भी हम कर सकते हैं अभी के लिए, लेकिन ये भी हमें, अगर हमारे पास, आई होप कि अगर हमारे पास इवन नंबर्स हैं, हम इसको थोड़ा सा सोचते हैं। स्टार्ट होगा, उसके पास होगा 0 और उसके बाद होगा 4। वो चेक करेगा i इज नॉट इक्वल टू j, वो अंदर आ जाएगा। इसी तरह से करते करते वो 2 तक आ जाएगा। मुझे लग रहा है कि ये जो आपने बताई है ये ठीक हो सकती है, तो इसको हम ट्राई लाजमी करेंगे जब हम कोड लिखेंगे। अभी के लिए जो मेरे माइंड में कंडीशन है वो कंडीशन ये है, इसको मैंने कभी चेक नहीं किया। जो कंडीशन आपने बताई है इसे भी हम चेक करेंगे, मुझे याद दिलाएगा जब हम कोड लिख रहे होंगे एक्चुअल। अभी हम क्या करते हैं, जो कंडीशन मेरे माइंड में है वो कंडीशन ये है कि while i is less than equal to j। तो इस केस में जो कंडीशन मैंने क्रिएट की थी वो ये थी, स्टार्ट होगा यहाँ से, i जो है वो 0 होगा और j होगा 4। तो i इज लेस देन j करेक्ट है, और वो तब तक चलेगा जब तक वो दोनों, जब तक i छोटा है या इक्वल है j के, उसके बाद से वो रन नहीं करेगा। और इसके बाद आकर हमने क्या करना है, while में हम आ गए। अब हम चेक करेंगे इफ टेक्स्ट ऑफ i, हमें अच्छी तरह से पता है कि अगर हमने r या कोई भी इस स्ट्रिंग का कोई भी हमने कैरेक्टर लेना है तो हम उसके इंडेक्स के थ्रू ले सकते हैं। और हमें पता है फर्स्ट
टाइम पे आई के अंदर जो इंडेक्स होगा उस केस में उसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट होगा और जहाँ पर जे रखा हुआ है वहाँ पर लास्ट एलिमेंट होगा। तो मैं चेक करूँगा इफ टेक्स्ट ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू टेक्स्ट ऑफ जे। मैं ये नहीं चेक कर रहा कि इक्वल है, क्योंकि मैंने इस लूप को रोक देना है। जैसे ही मैं चेक करूंगा कि ये जो मेरा आर है, हो सकता है कि फर्स्ट केस में यहाँ पे आर ना हो, यहाँ पे ई हो, तो मैं उस सारे को क्यों चेक करूंगा? मैं चेक करूंगा कि जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है क्या वो इक्वल है लास्ट के? नहीं है। इफ टेक्स्ट ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू टेक्स्ट ऑफ जे, ब्रेक मार दो। भाई हम आगे चेक ही नहीं करें जब फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट ही आपस में मैच नहीं कर रहे, तो हमने क्या करना है आगे लूप चला के? हम तो यहीं पे से ब्रेक लगवा देंगे। लेकिन अगर वो इक्वल है तो उस केस में वो चलता रहे और खुद से एंड पे जाके एग्जीक्यूट हो जाए, एंड पे जाके एंड हो जाएगा। तो कोशिश की है मैंने आपको ये बताने की कि यहाँ पे हम क्या करें। अभी हम जाते हैं प्रोग्राम में और एंड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कर रहे होंगे हम इसको अपडेट भी कर रहे होंगे, क्योंकि अगर हम वाइल लूप यूज कर रहे हैं हमें आई और जे को खुद से अपडेट करना पड़ेगा। तो आई को मैंने बढ़ाना है, अगर 0 है तो 1 करना है, 1 है तो 2 करना है, तो मैं करूँगा आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। और अगर जे है उसे मैंने कम करना है, क्योंकि जे को मैंने एंड में रखा हुआ है और उसे मैंने पीछे की तरफ लेके आना है, तो मैं इसे करूँगा जे इज इक्वल टू जे माइनस 1। इतनी सी कहानी है। अब हम इस प्रोग्राम को कोड में करके देखते हैं। हमारे पास एक स्ट्रिंग है और वो है ये। अब हम आई को डिक्लेयर कर देते हैं 0, जे इक्वल्स लेंथ ऑफ टेक्स्ट माइनस 1, वाई आई इज लेस देन इक्वल्स जे, इफ आई इज नॉट इक्वल टू सॉरी। अब हमें जे और आई में हमारे पास इंडेक्स है, उस इंडेक्स को हमने यूज करके इसके अंदर से कैरेक्टर्स निकाल के उनको चेक करना है। मैं उसे कहूँगा टेक्स्ट ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू टेक्स्ट ऑफ जे। तो जैसे ही वो उसे ऐसा केस मिलेगा जब ये दोनों नंबर्स दोनों कैरेक्टर्स स्टार्ट वाला और एंड वाला एक दूसरे के इक्वल नहीं है, वो उसे फौरन ब्रेक लगा देगा और प्रिंट करवा देगा। ये हम एक इस तरह से कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक बुलियन फ्लैग क्रिएट कर लेते हैं, इज पैलिंड्रोम, और इसे हम रख लेते हैं ट्रू। अगर तो वो दोनों इक्वल नहीं है, कोई भी ऐसा केस मैट करता है वो, तो वो इसको क्या कर देगा? फॉल्स कर देगा इस पैलिंड्रोम को। हमें पता है कि अगर इसके अंदर फॉल्स आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा जब दोनों कैरेक्टर्स उसे सेम नहीं मिलेंगे, और वो 1 बाय 1 पहले फर्स्ट और लास्ट चेक करेगा, फिर सेकंड लास्ट और सेकंड करेगा, और फिर डी पे आके वो रुक जाएगा और वो कह देगा कि ये पैलिंड्रोम है। लेकिन अगर कोई ऐसा केस मैट करता है वो जहाँ पे लेट्स सपोज ई कर दिया, अब पहला कैरेक्टर आर है, लास्ट कैरेक्टर ई है, अब वो जब उन दोनों को कंपेयर करेगा, इफ टेक्स्ट ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू टेक्स्ट जे, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो वो इसको आगे क्या कर देगा? फॉल्स कर देगा। अगर इस कंडीशन में नहीं आएगा कभी भी और लूप ठीक तरह से एग्जीक्यूट होकर एंड हो जाएगी, तो इसका मतलब वो वाकई ट्रू था और उसे हमने अपडेट नहीं करना, वो ऑलरेडी उसके अंदर हमने ट्रू रखवा दिया। यहाँ पे हमने क्या करना है? आई प्लस इक्वल्स 1, जे माइनस इक्वल्स 1, और इसके अंदर आई होप कि हम कोई चीज़ मिस नहीं करें। और अब हम यहाँ आके प्रिंट करवा देंगे इफ इज पैलिंड्रोम। इस ट्रू लिखने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद देख लेगा, अगर ट्रू है तभी वो इसके अंदर आएगा। ये सिंटैक्स मैंने आपको ऑलरेडी आई होप के बताया हुआ है। तो अगर तो इसके अंदर ट्रू है तो अब हमने प्रिंट करवा देना है पैलिंड्रोम, एल्स इसके अंदर हमने क्या देना है? प्रिंट करवा दो
नोट पैलिंड्रोम, क्योंकि मैंने RADAE लिखा हुआ है तो वो फर्स्ट कंडीशन में ही रुक गया, वो हमें कह रहे हैं नोट पैलिंड्रोम। लेकिन अगर मैं यहाँ पे R कर देता हूँ तो हमें कह रहा है कि ये पैलिंड्रोम है। ऐसे ही हमारे पास अगर मैम है, एक एक हमारे पास वर्ड होता है मैम, इसको मैं एंड से स्टार्ट करूँ, MAM बन रहा है, और स्टार्ट से करूँ तब भी, इसको अगर मैं चेक करता हूँ तो ये फिर हमें कहेगा कि ये पैलिंड्रोम है। लेकिन आपने एक चीज़ याद रखनी है, अभी इसके अंदर हमने एक चीज़ नहीं की, अगर मेरे पास ये कैरेक्टर्स सेम केस में नहीं है तो ये वाला M कभी भी इस छोटे m से इक्वल नहीं करेगा, तो इस केस में भी ये एंड हो सकता है। तो मतलब ये पैलिंड्रोम है, लेकिन केस इनसेंसिटिव है, केस सेंसिटिव है। पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है, मतलब अगर हम स्मॉलर केस यूज कर रहे हैं और लार्ज, तो वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो इस केस में हमें बेहतर है कि हम टेक्स्ट डॉट लोअर कर लें, मतलब उस टेक्स्ट को हम किसी भी एक या तो अपर में कन्वर्ट कर दें या लोअर में कन्वर्ट कर दें, तब वो हमारा सही वर्क कर रहा होगा। और इस तरह से अगर मैं इसे M में E दे देता हूँ तो वो कहेगा कि ये पैलिंड्रोम नहीं है। बहुत मजे का प्रॉब्लम है, और ये जो हमने अप्रोच यूज की है इसे सॉल्व करने के लिए, इस अप्रोच को कहते हैं टू पॉइंटर्स अप्रोच हमने यूज की है। और ये डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स में इस तरह के अप्रोच को हम यूज कर रहे होते हैं। आज मैंने ये कोड देखा था अपना कहीं पे, तो मैंने सोचा कि ये भी शेयर कर दूं। असल जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, वो इस तरह के क्वेश्चंस में है। ये जो हम सीख रहे हैं ना अब तक पाइथन, हम एक टूल सीख रहे हैं, उस टूल को यूज करके प्रॉब्लम कैसे सोल्व करनी है, उसके लिए अगेन आपको जाना पड़ता है इस तरह की चीज़ों में, एल्गोरिथम्स में, डेटा स्ट्रक्चर्स में। टूल आप को कहीं से भी सीख सकते हैं, लेकिन असल जो चीज़ होती है ना, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, और इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मज़ा आता है। लेकिन अभी हम पाइथन कर रहे हैं क्योंकि, तो हम लिमिटेड है, बस जहाँ पर कोई चीज़ डिस्कस कर सकते होते हैं वो मैं कर लेता हूँ। जैसे लास्ट टाइम हमने लीनियर सर्च भी मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया था उससे। ये जो हमने अप्रोच यूज़ किया इसे हम टू पॉइंटर्स अप्रोच कहते हैं। दो पॉइंटर्स हमने लगा दिए थे, एक स्टार्ट में एक एंड में। तो आप में से जिसको भी इंटरेस्ट हो वो इसको मज़ीद स्टडी कर सकता है। आज के लिए इतना ही था। हमने एक दूसरी कंडीशन टेस्ट करनी थी तो हम उसको भी कर लेते हैं। ये मैंने ऐसे कभी टेस्ट नहीं की, तो इसको हम कर लेते हैं। आई होप कि इसे वर्क करना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन भी वर्क कर रही है। आई थिंक जुनेद ने बताई थी या जिसने भी बताई थी, तो ये कंडीशन भी ट्रू थी, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। क्वेश्चंस मैं शेयर कर दूंगा प्रैक्टिस के, किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग लीव कर दें। अब है तो ये पैलिंड्रोम, अब हम इसको देखते हैं। ठीक है, अब ये जो आपकी वाली अप्रोच है ना, वो सिर्फ तब काम करेगी जब हमारे पास ओड नंबर्स होंगे, ओड करेक्टर्स होंगे। लेकिन अगर हमारे पास इवन करेक्टर्स हैं, मैंने आपको कहा था मैंने इसे टेस्ट नहीं किया हुआ, तब ये काम नहीं करी। लेकिन अगर यहीं पे मैं अपनी कंडीशन लगा दूं तो ये वर्क करेगी। अब इस पे आपने देखना है कि ये वर्क क्यों नहीं करी आपकी वाली। आपने इसको ड्राई रन करके इसकी डेप्थ में जाना है कि वो क्यों नहीं वर्क करी और ये वाली क्यों वर्क कर रही है। लेकिन अगर हम इस तरह से कर दें, जो कंडीशन ये लिखी है, ये इवन और दोनों तरह के नंबर्स को, कैरेक्टर के नंबर्स को हैंडल कर रहा होगा। तो यही था आज के लिए, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं वेडनेसडे को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।